तो अब हम देखते हैं कार्डियक साइकिल। तो हमने पूरा जो ग्रॉस एनाटमी है हार्ट की हमने समझ ली है, हमें बहुत अच्छे से डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया है। अब मैं आपको कराता हूँ द इवेंट्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द कार्डियक साइकिल। देखिए बेटा, मैं जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उतना करूँगा, आपको बहुत अननेसेसरी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक फंडामेंटल्स को समझिएगा। पहली बात ये समझिए कि जब एक चेम्बर हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस फेज़ को हम कहते हैं सिस्टोल। तो सिस्टोल के लिए, सिस्टोल मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि चेम्बर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब एट्रियल सिस्टोल का मतलब हो गया कि दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट में ये जरूर चाहूँगा कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो दोनों एट्रिया एक साथ करें, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और एट्रिया वेंट्रिकल से पहले कॉन्ट्रैक्ट करें। दैट विल बी द नॉर्मल रिदम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो मैं ये चाहूँगा दोनों एट्रिया एक साथ, दोनों वेंट्रिकल एक साथ और एट्रिया वेंट्रिकल से पहले कॉन्ट्रैक्ट करें। तो मैंने एट्रियल सिस्टोल कहा तो इसका मतलब दोनों एट्रिया किस में है, कॉन्ट्रैक्शन फेज में है। और अगर मैंने वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेंट्रिकल किस में है, सिस्टोल में या कॉन्ट्रैक्शन में है। एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं जनरली बात कर रहा हूं और किसी चेंबर को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, डायस्टोल और सिस्टोल की बात कर रहा हूं, तो इस कन्वेंशन को समझिएगा कि मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट वेंट्रिकल की, जो कि बिजनेस एंड है ह्यूमन हार्ट का। तो मान लीजिए एग्जाम में भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर चेंबर के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो आपने आंसर देना है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के हिसाब से देना है। तो इसी तरह से पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन को हम कहेंगे डायस्टोल। पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन को हम कहेंगे डायस्टोल। तो देयर विल बी एट्रियल डायस्टोल, देयर विल बी वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब एक बात समझिए कि जब चेंबर रिलैक्स कर रहा है और डायस्टोल में है तो उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपीरियर वेना कावा से अगर राइट एट्रियम में ब्लड वापस हो रहा है, जिसे आप वीनस रिटर्न कह रहे हैं, तो आप ये देखेंगे देयर मस्ट बी अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द वेन्स एंड द चेंबर विच इज द राइट एट्रियम। तो अगर राइट एट्रियम का जो अंदर का जो प्रेशर है वो वेन्स के प्रेशर से कम होगा तो ब्लड वेन से निकल करके किस में आ जाएगा, चेंबर्स में आ जाएगा। सेम विल बी ट्रू फॉर एवरी चेंबर। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस की फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। और मैं ये समझ गया हूं कि डायस्टोल में क्योंकि प्रेशर कम हो रहा होगा, सो डायस्टोल विल लीड टू फिलिंग ऑफ द चेंबर एंड सिस्टोल विल लीड टू द एम्प्टिंग ऑफ द चेंबर। तो अगर चेंबर भरेगा तो अपने डायस्टोल में भरेगा जब वो रिलैक्सेशन फेज में है, और अगर एम्प्टी हो रहा होगा तो वो अपनी सिस्टोल में होगा। पूरा एम्प्टी हो रहा है या आधा एम्प्टी हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर उसकी वॉल्यूम कम हो रही है, वो ब्लड को बाहर इजेक्ट कर रहा है, सो एनी इजेक्शन विल बी ड्यूरिंग सिस्टोल एंड एनी फिलिंग वुड बी ड्यूरिंग डायस्टोल। अब जब हम कार्डियक साइकिल पे आते हैं तो कार्डियक साइकिल विल बी साइकिल का मतलब ही होता है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जहां पे आप एक से शुरू करके दोबारा उस इवेंट तक आ सकते हैं। तो हम बात कर सकते हैं एक हार्ट बीट से लेकर के दूसरे हार्ट बीट तक, इस इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल। इसको मैं शुरू कर सकता हूं से फॉर एग्जांपल एट्रियल डायस्टोल से। तो एट्रियल डायस्टोल से शुरू करके मैं दोबारा कहां तक आऊंगा, नेक्स्ट टाइम जो एट्रियल डायस्टोल होगा। इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आप क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल। इस कार्डियक साइकिल के दौरान हर एक चेंबर एक बार डायस्टोल में और एक बार सिस्टोल में होगा। तो रफली अगर मैं कहूं तो एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इन चारों इवेंट्स को मिला करके मैं एक कार्डियक साइकिल कहूंगा। नॉट नेसेसरीली इन दीज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि इस कार्डियक साइकिल में हर एक चेंबर एक बार डायस्टोल में, एक बार सिस्टोल में, कभी फिलिंग होगी, कभी क्या होगा, इजेक्शन होगा। और मैंने मान लीजिए एक एट्रियल डायस्टोल से कार्डियक साइकिल शुरू की तो मुझे अगली एट्रियल डायस्टोल तक आना पड़ेगा। दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट विल बी कार्डियक साइकिल। मैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल से शुरू कर सकता हूं और अगले वेंट्रिकुलर सिस्टोल तक आऊंगा, दैट विल आल्सो बी क्लासिफाइड एज अ कार्डियक साइकिल। तो साइकिल का मतलब ये है कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेयर द फर्स्ट इवेंट विल बी रीच्ड अगेन, और वहीं तक के पूरे इवेंट्स को हमने क्या कहा, कार्डियक साइकिल। अब ये समझिए कि जो कार्डियक साइकिल है इसकी एवरेज ड्यूरेशन इज 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। सो वन कार्डियक साइकिल आइडियल जो उसकी लेंथ है दैट इज 0.8 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट में जिसमें 60 सेकेंड्स होते हैं उसमें 60 डिवाइडेड बाई 0.8 विल बी द नंबर ऑफ द कार्डियक साइकिल। दिस रफली कम्स आउट टू 75 एंड दिस 75 बीट्स पर मिनट इज द आइडियल ह्यूमन हार्ट रेट। तो हमने ह्यूमन हार्ट रेट कैलकुलेट किया है, आइडियल कितना है, 75 बीट पर मिनट। मैंने आपसे ये कहा कि एक हार्ट बीट से लेकर दूसरे हार्ट बीट तक के इवेंट्स को मैंने
हमने कार्डियक साइकिल कहा, और 60 by 0.8 will be the average duration of an ideal cardiac cycle. So per minute this would be approximately 75. That gives me the ideal human heartbeat. So this is absolutely clear. तो हमें इतनी बात समझ में आ गई है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और समझिए, वेंट्रिकल बड़ा चेंबर है, एट्रिया छोटा चेंबर है, तो इसका मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल और एट्रियल डायस्टोल कहीं ना कहीं पर ओवरलैप करेंगे। हार्ट ज़्यादातर टाइम डायस्टोल में रहेगा, थोड़ा सा टाइम किस में रहेगा, सिस्टोल में। और क्योंकि एट्रिया जो है छोटे चेंबर हैं, वेंट्रिकल जो है बड़े चेंबर हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखेंगे कि देयर विल बी एन ओवरलैप बिटवीन दी एट्रिया एंड दी वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और कोई एक टाइम कार्डियक साइकिल में ऐसे आएगा जब एट्रिया भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है। इस फेज को हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल। और मैं यहां से कार्डियक साइकिल की एक्सप्लेनेशन जनरली शुरू करूंगा। तो अगर हम बड़े ध्यान से देखें ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, जैसा मैंने आपको बताया कि द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकेंड एंड दिस इज अ कंप्लीट कार्डियक साइकिल। और इस कार्डियक साइकिल में अगर आप ये देखें कि ये जो कार्डियक साइकिल है, इसमें जो डायस्टोल है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, वो है 0.4 सेकेंड का। एट्रियल सिस्टोल लास्ट ओनली फॉर 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अभी मैंने आपको बताया था कि वेंट्रिकल इज अ लार्जर चेंबर, इसका जो सिस्टोल है दैट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 0.3। सो वी आर सेइंग रफली बेटे हाफ एंड हाफ। कार्डियक साइकिल में डायस्टोल 0.4, सिस्टोल 0.4, लेकिन यहां पर हम ये कह रहे हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल के डायस्टोल थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। इस फेज को मैं कहूँगा जॉइंट डायस्टोल, जहाँ से मैं कार्डियक साइकिल के इवेंट्स को शुरू करूँगा। तो अब मैं आपको कार्डियक साइकिल के इवेंट्स बताना शुरू करता हूँ। आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि एट्रिया डायस्टोल में है, इसका मतलब एट्रियल फिलिंग हो रही है। तो यहाँ पर राइट एट्रियम है, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पर वीनस रिटर्न आ रहा है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड। डायस्टोल रिलैक्स कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन के बाद में। इस फेज को मैंने क्या कहा है, जॉइंट डायस्टोल। लेकिन समझिए ये कि ये जो वेंट्रिकल है अभी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं किया है, इसके अंदर का प्रेशर अभी एट्रिया की तरफ के प्रेशर से ज़्यादा है। तो हमने ये कहा कि जब हम शुरू कर रहे हैं कार्डियक साइकिल, तो हमने ये कहा कि जॉइंट डायस्टोल है, एट्रिया पहले से ही रिलैक्स्ड है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद में क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। और दोनों एट्रिया में फिलिंग हो रही है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो रहा है। लेकिन क्योंकि अभी वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा है किससे, एट्रियल प्रेशर से, इसीलिए ये जो एवी वॉल्व जो मैंने आपको बताए थे, ये एवी वॉल्व अभी नहीं खुलेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एट्रिया भर रहा है, देयर इज एट्रियल फिलिंग, लेकिन वेंट्रिकुलर प्रेशर अभी किससे ज़्यादा है, एट्रिया से ज़्यादा है, और इसीलिए ये एवी वॉल्व खुलेंगे नहीं। लेकिन ग्रेजुअली होगा ये कि ये और भरता चला जाएगा और एट्रियल प्रेशर और इंक्रीज होता जाएगा और वेंट्रिकल कंप्लीटली क्या कर जाएगा, रिलैक्स। और उस टाइम पर वेंट्रिकुलर प्रेशर किससे कम हो जाएगा, एट्रियल प्रेशर से कम हो जाएगा। तब ये प्रेशर पास होगा किसके ऊपर, एवी वॉल्व के ऊपर, यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व पर, यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व पर, एंड दिस विल लीड टू द ओपनिंग ऑफ द एवी वॉल्व। सो जैसे ही ये रिवर्स होगा कि एट्रियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा वेंट्रिकुलर प्रेशर से, दिस विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द एवी वॉल्व्स एंड द एवी वॉल्व्स विल ओपन। एवी वॉल्व्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, एवी वॉल्व को ओपन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने कॉर्डेट टेंडन और पेपिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, ये पैसिव ओपनिंग है। जैसे ही एट्रियल प्रेशर ज्यादा हुआ है वेंट्रिकल से, ये प्रेशर आया है एवी वॉल्व पे और एवी वॉल्व खुल गए हैं। इस एवी वॉल्व के खुलने की वजह से काफी सारा ब्लड एट्रिया से किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल में। ये रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये होगा तो देयर विल बी वेंट्रिकुलर फिलिंग। वेंट्रिकुलर फिलिंग में आप छोटी सी बात ये समझिए कि वेंट्रिकल अभी किस में है, डायस्टोल में है। और वेंट्रिकल क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। इसकी दो फेजेस होती हैं। 70% ब्लड अपने आप एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाएगा क्योंकि बीच के वॉल्व्स ओपन हो गए हैं, और इसको हम कहेंगे पैसिव फिलिंग, इसको हम कहेंगे पैसिव फिलिंग। So that means the passive filling, which comprises approximately 70% of the total ventricular filling, it is just because of the opening of the AV valves when the pressure on the atrial side exceeds that of the ventricle. अब आप ये समझिए कि पूरा का पूरा ब्लड इसलिए नहीं आएगा कि ये जो ब्लड जो कोनों में है, ये ब्लड अभी इन वॉल्व के ओपनिंग की वजह से किस में नहीं आएगा, वेंट्रिकल में। अगर मुझे इस ब्लड को वेंट्रिकल में पहुंचाना है तो एट्रिया को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके बाद में होना यह है कि देयर विल बी एट्रियल सिस्टोल, और इस एट्रियल सिस्टोल की वजह से 30% एक्टिव फिलिंग होगी वेंट्रिकल्स की।
तो पहली बात मुझे ये समझ में आ गई कि एट्रियल प्रेशर ज़्यादा हुआ वेंट्रिकल से कार्डियक साइकिल में, एवी वॉल्व खुले, 70% ब्लड अपने आप एट्रिया से किस में आ गया, वेंट्रिकल में। इसे मैंने पैसिव फिलिंग फेज कहा। उसके बाद में एट्रिया ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, और जो बचा हुआ 30% ब्लड था जो कोनों में था, क्रिवाइसिस में था, उन ब्लड को उसने कहाँ पहुंचा दिया है, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल फिलिंग कंप्लीट हो गई है और 70% पैसिव थी, 30% एक्टिव थी, 30% वाज बिकॉज ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन then what is going to happen that the ventricle will undergo contraction। वेंट्रिकल भर गया, अब वेंट्रिकल में क्या होना है, कॉन्ट्रैक्शन होना है। आप ये समझिए कि राइट साइड का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया एवी वॉल्व खुलने से, लेफ्ट साइड का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट साइड के एवी वॉल्व या मिट्रल वॉल्व के खुलने की वजह से 30% ब्लड वेंट्रिकुलर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ गया। अब एट्रिया रिलैक्स करना शुरू करेगा और वेंट्रिकल क्या करना शुरू करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा और प्रेशर डायनामिक्स रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा, वेंट्रिकुलर की साइड की तरफ का जो प्रेशर है वो एट्रियल प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। तो पहली बात तो मुझे ये समझनी है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, किससे, एट्रियल साइड से। जब एट्रियल प्रेशर ज्यादा था तो एवी वॉल्व खुले थे, अब वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा है तो उसकी वजह से एवी वॉल्व बंद हो जाएंगे। और एवी वॉल्व जब बंद होते हैं दे स्नैप क्लोज, दैट मींस दे प्रोड्यूस अ साउंड एंड द साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्व इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड एज द S1 or lub. The first heart sound or the lub is produced by the simultaneous closure of the AV valve. That means the closure of the tricuspid and the bicuspid valve. It is a simultaneous event और इनकी वजह से पहला heart sound produce हुआ है। अब आप ये समझ गए होंगे कि ये एवी वॉल्व बंद हो गए हैं और वेंट्रिकल ने क्या करना शुरू किया है, कॉन्ट्रैक्शन। अब आप ये समझिए कि वेंट्रिकल में इस तरफ भी वॉल्व है और वेंट्रिकल में अगर अयोटा निकल रही होगी तो यहां पर भी वॉल्व है। तो वेंट्रिकल एक ऐसा चैम्बर है जिसमें दोनों तरफ आपको क्या दिख रहे हैं, वॉल्व। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम जानते हैं कि ये हम चाहते ये है कि ये सेमील्यूनर वॉल्व खुले ताकि ब्लड किस में जाए, अयोटा में। लेकिन ये इतना प्रेशर जनरेट कर सकता है कि एवी वॉल्व बैक ओपन भी हो सकते हैं। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इन एवी वॉल्व के बैक ओपनिंग को रोकने के लिए हमने इनके ऊपर लगाई हुई है कॉर्डे टेंडिने और पेपिलरी मसल्स। और ये पेपिलरी मसल्स जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, उसके अंदर जब प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, उस टाइम पर इन एवी वॉल्व्स को बैक ओपन नहीं होने देंगी। एक छोटी सी बात समझिए, अब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर का प्रेशर ग्रेट वेसल से कम है, तो ये सेमील्यूनर वॉल्व खुलेंगे नहीं, एवी वॉल्व को हम खुलने नहीं दे रहे, हालांकि एट्रियल प्रेशर कम है बिकॉज ऑफ द कॉर्डे टेंडिने। तो हम ये चाहते हैं कि ब्लड केवल इसमें जाए। तो देयर विल बी अ फेज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है, उसके अंदर का प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो प्रेशर इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो सेमील्यूनर वॉल्व्स को क्या कर सके, ओपन कर सके। इस फेज को, इस अर्ली फेज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम कहेंगे अ पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसको हमने क्या कहा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फॉर द सिंपल रीजन कि अभी इसके अंदर केवल प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन इसकी वॉल्यूम कम नहीं हो रही है, ये ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। ग्रेजुअली होगा ये कि इसके अंदर काफी ज्यादा प्रेशर इकट्ठा हो जाएगा और वेंट्रिकुलर प्रेशर किससे ज्यादा हो जाएगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ग्रेट वेसल्स के प्रेशर से, और उसकी वजह से ये जो सेमील्यूनर वॉल्व है, इस तरफ पल्मोनिक और इस तरफ अयोटिक सेमील्यूनर वॉल्व, ये ओपन हो जाएंगे और ब्लड जो है पंप हो जाएगा वेंट्रिकल्स, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल से रिस्पेक्टिव ग्रेट वेसल्स में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसकी वजह से होगा ये कि यहां का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा वेंट्रिकल से, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू करेगा, और होगा ये कि ये सेमील्यूनर वॉल्व थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और सेमील्यूनर वॉल्व जब क्लोज होंगे, अगेन दे विल प्रोड्यूस अ साउंड एंड दिस हार्ट साउंड वुड बी कॉल्ड एज द S2 और डब, S2 या सेकेंड हार्ट साउंड या डब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो S1 है दैट वाज बिकॉज ऑफ द साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ द AV वॉल्व एंड S2 इज बिकॉज ऑफ द साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनर वॉल्व, अयोटिक एंड पल्मोनिक। अब ये वेंट्रिकल क्या करना शुरू कर रहा है, रिलैक्स। आप जानते हैं एट्रिया पहले से ही क्या है, रिलैक्स्ड है। इसी फेज को मैंने क्या कहा था, जॉइंट डायस्टोल, जहां से मैंने क्या शुरू करी थी, कार्डियक साइकिल। और अभी वेंट्रिकल की
की तरफ का प्रेशर काफी ज्यादा होगा एट्रिया से, इसलिए एवी वॉल्व खुलेंगे नहीं। तो इसका मतलब यहां पर देयर विल बी अ पीरियड ऑफ आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये धीरे धीरे रिलैक्स होता जाएगा, लेकिन जब तक यहां का प्रेशर यहां से कम नहीं होगा तब तक एवी वॉल्व नहीं खुलेंगे, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं होगी। इस अर्ली वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज को मैं कह रहा हूं पीरियड ऑफ आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। और ज्यों ही ये काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा और ये काफी भर जाएगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि यहां का प्रेशर यहां से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और एवी वॉल्व खुल जाएंगे और नेक्स्ट कार्डियक साइकिल शुरू हो जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं आपको, जस्ट लिसन टू मी। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा जॉइंट डायस्टोल क्या है। जॉइंट डायस्टोल में मैंने आपसे ये कहा कि वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स कर रहा है, एट्रिया पहले से ही रिलैक्स्ड है, उसके अंदर फिलिंग हो रही है, लेकिन अभी वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा है किससे, एट्रियल प्रेशर से, इसीलिए एवी वॉल्व खुल नहीं रहे हैं। लेकिन ग्रेजुअली होगा ये कि एट्रिया भरता जाएगा और वेंट्रिकल रिलैक्स होता जाएगा और वेंट्रिकल की तरफ का प्रेशर कम हो जाएगा किससे, एट्रिया से, और ये प्रेशर आएगा एवी वॉल्व पे और एवी वॉल्व खुल जाएंगे। एवी वॉल्व खुल जाएंगे तो वेंट्रिकुलर फिलिंग शुरू हो जाएगी। 70% फिलिंग इसलिए होगी क्योंकि जो पैसिव फिलिंग है एवी वॉल्व के खुलने से 70% ब्लड एट्रिया से किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल में। लेकिन क्योंकि हार्ट टेढ़ा पड़ा हुआ है 30% ब्लड जो है वो अभी नहीं आएगा। 30% ब्लड के लिए आपको एट्रियल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट, और एक्टिव फिलिंग होगी वेंट्रिकल की। तो वेंट्रिकल की फिलिंग दो फेजेस में होती है, 70% पैसिव एंड 30% एक्टिव। उसके बाद में होना यह है कि एट्रिया रिलैक्स करना शुरू करेगा, लेकिन वेंट्रिकल ने क्या करना शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट, और इस अर्ली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में एवी वॉल्व क्या होंगे, बंद होंगे, और बंद होने पर एवी वॉल्व क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक साउंड। इस साउंड को हम कहते हैं S1 या लब। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्व। अब ब्लड किसके अंदर आ गया है, वेंट्रिकल के अंदर आ गया है। अब शुरू होगा पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस दौरान वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके अपने अंदर के प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सेमील्यूनर वॉल्व्स को खोल सके और ब्लड को पंप कर सके रिस्पेक्टिव ग्रेट वेसल्स में। और इस दौरान जो अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा है इसमें हम एवी वॉल्व को बैक ओपन नहीं होने दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द पेपिलरी मसल्स एंड कॉर्डेट टेंडन है। और इस टाइम पर इस पीरियड को मैंने कहा है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज देयर इज नो कार्डियक आउटपुट येट अचीव्ड। और इसके बाद में ज्यों ही वेंट्रिकल का प्रेशर ग्रेट वेसल से ज्यादा होगा, द सेमील्यूनर वॉल्व्स विल ओपन, aortic and pulmonic, and the blood will be pushed from the right ventricle into the pulmonary trunk and from the left ventricle into the aorta. So this will be happening late in the ventricular systole. So इसके बाद में होगा ये कि जब प्रेशर डायनामिक्स उल्टा हो जाएगा और ग्रेट वेसल्स का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा वेंट्रिकल से, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू करेगा तो होगा ये कि एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, एंड इट विल प्रोड्यूस द सेकंड हार्ट साउंड व्हिच इज कॉल्ड एज द S2। और वेंट्रिकल अब इस टाइम रिलैक्स करना शुरू कर रहा है और यही पीरियड मैंने आपको बताया था विल बी द बिगिनिंग ऑफ द जॉइंट डायस्टोल। और इस टाइम पर वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होगा अभी एट्रिया से, इसलिए एवी वॉल्व खुल नहीं रहे हैं। और नेक्स्ट कार्डियक साइकिल तब शुरू होगी जब वेंट्रिकल पूरी तरह से रिलैक्स कर जाएगा, एट्रिया काफी ज्यादा भर जाएगा और एट्रियल प्रेशर वेंट्रिकल से ज्यादा हो जाएगा और दोबारा एवी वॉल्व खुल जाएंगे और नेक्स्ट कार्डियक साइकिल शुरू हो जाएगी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो केवल ध्यान ये रखना है कि वेंट्रिकल की जो सिस्टोल है, वेंट्रिकल का जो इजेक्शन है, उसमें वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है और वेंट्रिकल का जो रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन में शुरू में देयर इज अ पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में शुरू में देयर इज अ पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो अगर हम इस डायग्राम की तरफ बड़े ध्यान से देखें तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि ये वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है। ये तब की बात है जब एवी वॉल्व खुल गए होंगे, एट्रियल प्रेशर किससे ज्यादा हो गया होगा, वेंट्रिकल से, तो एवी वॉल्व खुल गई, ये पैसिव फिलिंग होगी। उसके बाद में एट्रियल सिस्टोल, इसमें वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, दैट विल बी दी 30%, दिस विल बी दी पैसिव फिलिंग, दिस विल बी दी एक्टिव फिलिंग। उसके बाद में मैंने जैसे आपको बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक जब जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा एवी वॉल्व बंद हो जाएंगे, S1 प्रोड्यूस होगी और फिर एक आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये दोनों के दोनों चेंबर जो है कॉन्ट्रैक्ट करके अपने अंदर का प्रेशर इंक्रीज करेंगे। कॉर्डेट टेंडन और पेपिलरी मसल्स की मदद से आपने एवी वॉल्व को बैक ओपन नहीं होने दिया है, लेकिन जब इनका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ग्रेट वेसल से तो सेमील्यूनर वॉल्व खुलेंगे और ब्लड इजेक्ट होगा रिस्पेक्टिव ग्रेट वेसल्स में, और इसे हमने कहा वेंट्रिकुलर इजेक्शन। उसके बाद में जब प्रेशर
हाइड्रोडायनामिक्स रिवर्स हो जाएगा तो सेमील्यूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे, इट विल प्रोड्यूस द सेकेंड हार्ट साउंड विच इज कॉल्ड एज द डब, और उसके बाद में देयर विल बी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस टाइम पे आप जानते हैं दिस इज द जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल भरा ही जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, और जैसे ही ये कंप्लीट भर जाएगा और ये पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा तो दूसरी कार्डियक साइकिल शुरू हो जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इवेंट्स ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज द कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल में आपने ये देखा कि पैसिव फिलिंग, एक्टिव फिलिंग, isovolumetric contraction and then isovolumetric relaxation. This would be the sequence of the events जो जनरली कार्डियक साइकिल में हो रहा है। और जैसा मैंने आपसे ये कहा, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कार्डियक साइकिल पे बेस्ड और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। द अमाउंट ऑफ द ब्लड that is ejected by either of the two ventricles, either left or the right. I am using the word or, not and. या तो लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल एक बारी बीट करने के बाद में, एक बारी कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में जो ब्लड पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल किस में, पल्मोनरी ट्रंक में, उसे आप कार्डियक आउटपुट कहेंगे। नॉर्मली कार्डियक आउटपुट हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कॉमनली मैं ये कह सकता हूं कि द अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा during one contraction of the left ventricle would be called as the stroke volume, will be called as the stroke volume। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके जो ब्लड किस में पंप करेगा, एओर्टा में, उसको मैंने कहा स्ट्रोक वॉल्यूम। और अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से इंक्रीज मल्टीप्लाई कर दूं, देन आई विल गेट व्हाट इज कॉल्ड एज द कार्डियक आउटपुट। सो आई स्टैंड करेक्टेड हियर। मैं दोबारा इस बात को ठीक से क्लियर करता हूं, कार्डियक आउटपुट पर मिनट होगा। एक बारी में जो वो कॉन्ट्रैक्ट करके पुश कर रहा है एओर्टा में, उसे आप क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट से कि हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, यू विल गेट कार्डियक आउटपुट। तो अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम की बात को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो बहुत ध्यान से एक कंसेप्ट को समझिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी चेंबर तब भरेगा जब वो सिस्टोल में हो, तो इसका मतलब किसी भी चेंबर में एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी चेंबर भरेगा डायस्टोल में जब वो रिलैक्स कर रहा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, किसी भी चेंबर में मैक्सिमम होनी चाहिए। एंड डायस्टोल का मतलब है पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन के एंड पर किसी भी चेंबर में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड होना चाहिए, और ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम करीब होती है 120 ml लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो लेफ्ट वेंट्रिकल की एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है 120 ml। आई एम टॉकिंग ऑफ एन आइडियल कंडीशन। और सबसे कम होना चाहिए एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 50 ml। इसका मतलब वेंट्रिकल कभी भी पूरा खाली नहीं होता। और अगर मैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से माइनस कर दूं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, आई विल गेट द अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कॉन्ट्रैक्शन इनटू द aorta. This would be called as the stroke volume, and you can easily see the stroke volume is 70 ml. स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है बेटा, 70 ml है। 70 ml इज अचीव्ड आउट ऑफ 120 ml। तो अगर आप एक हार्ट का एक टेस्ट करें, इस टेस्ट को हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में एक तरह का अल्ट्रासाउंड करते हैं हार्ट पे, तो जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो दो वॉल्यूम्स नाप लेगा, एक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसमें से इसको माइनस करके उसको मिलेगा व्हाट इज कॉल्ड एज इजेक्शन फ्रैक्शन। सो इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि हम ये स्ट्रोक वॉल्यूम देख रहे हैं कितने में से है, 120 ml में से। सो बायोलॉजी में इसे कहते हैं बेटा 60%। सो रफली अ गुड अमाउंट ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन शुड बी 60%। तो ये 60% जो मेरे को परसेंटेज मिली है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इजेक्शन फ्रैक्शन। ये मैंने कैसे निकाला है कि कितना स्ट्रोक वॉल्यूम अचीव हुआ है टोटल वॉल्यूम में से। टोटल वॉल्यूम कितनी थी एंड डायस्टोलिक, स्ट्रोक वॉल्यूम अचीव हुआ है कितना, 70 ml। सो 70 ml 120 का अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 60% है। सो वी कैन कैलकुलेट कि हार्ट कितना फंक्शन कर रहा है, और हमने देखा कि उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है, 60%। और इसके लिए मैंने जो टेस्ट इस्तेमाल किया है वो है इकोकार्डियोग्राफी, और इस इकोकार्डियोग्राफी में हम एक तरह का हार्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो हमें यह बात समझ में आ रही है कि पर मिनट जो आउटपुट होगा दैट विल बी कार्डियक आउटपुट। एक बारी में जो होगा वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट का रेट जो है उससे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, सो आई विल गेट द कार्डियक आउटपुट। एंड आई नो व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन, उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। और अगर
मैं किसी आदमी का एक इकोकार्डियोग्राफी करता हूं और उसका इजेक्शन फ्रैक्शन मुझे 60% से काफ़ी कम मिलता है, तो हार्ट का काम है बेटे ब्लड पंप करना, और अगर हार्ट ब्लड को पंप करने में फेल हो रहा है तो इसका मतलब पास नहीं हो रहा है, और इसी कंडीशन को हम कह देते हैं कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब यह है कि जब आप इकोकार्डियोग्राफी करेंगे तो हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा होगा दैट इट इज सपोज टू पंप। इसका मतलब यह है कि उसकी मसल्स में कहीं ना कहीं क्या आ रही है, वीकनेस आ रही है। तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई। और अब एक छोटी सी बात मैं लास्ट में आपको बता रहा हूं कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं या मैं हार्ट रेट को इंक्रीज कर दूं। बड़ी सिंपल बात है। कार्डियक आउटपुट मैंने क्या कहा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने कितना कहा 70, हार्ट रेट आइडियल कंडीशन में कितना कहा 75, तो अप्रॉक्सीमेटली आई विल गेट अ फिगर ऑफ 5 लीटर्स। सो पर मिनट कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5 लीटर। जब मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब मैं किसी चेंबर की बात नहीं कर रहा हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो ये पर मिनट जो ब्लड पंप करता है जिसे आप कार्डियक आउटपुट कह रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर है। आया कैसे, मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया हार्ट रेट से, और मुझे अब समझ में आ गया कि अगर मुझे कार्डियक आउटपुट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो या तो मैं स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा दूं या मैं हार्ट रेट बढ़ा दूं। हार्ट रेट को मैं बढ़ा सकता हूं अगर मैं हार्ट को स्टिमुलेट करूं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में दो हार्मोन्स निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। वो ऐसे नोड पर एक्ट करके हार्ट रेट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एंग्जाइटी वगैरह की स्टेज में बहुत ज़्यादा अगर कोई एथलीट ट्रेंड नहीं है और वो एक्सरसाइज करना शुरू करे तो उसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो सकता है। लेकिन अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाना चाहूँ तो मुझे एक फिजिकल कंडीशनिंग चाहिए। अ वेरी वेरी वेल ट्रेंड एथलीट नॉर्मली इंक्रीजेज द cardiac output by increasing the stroke volume rather than increasing the heart rate। एक छोटी सी बात समझिएगा बेटे, मैं एक छोटा सा आपको बात बता रहा हूं, what is called as the Frank Starling law। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का मतलब यह है कि हार्ट पंप्स द ब्लड इट रिसीव्स, विच मींस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द वीनस रिटर्न शुड बी इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। कहने का मतलब यह है कि जो वेन्स ब्लड में वापस लाएंगी ब्लड, उस ब्लड को हार्ट आगे पंप करके कार्डियक आउटपुट बना देगा। तो हार्ट में नॉर्मली जितना वीनस रिटर्न आ रहा है उतना वो क्या कर देगा, कार्डियक आउटपुट कर देगा। और एक बात ये समझिए कि नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में मुझे कार्डियक आउटपुट 5 लीटर 6 लीटर इससे ज्यादा नहीं चाहिए, और हमारा जो हार्ट है उसकी इंट्रिंसिक कैपेसिटी टू पंप द ब्लड विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन कैन बी अप टू 15 लीटर्स। तो नेचर ने जो आपको हार्ट दिया है उसकी इंट्रिंसिक पंपिंग कैपेसिटी कितनी है, 15 लीटर। बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के आप बड़ी आसानी से कितना कार्डियक आउटपुट अचीव कर सकते हैं, 15 लीटर्स पर मिनट। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको चाहिए कितना, 5 से 6 लीटर। दैट मींस यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 2.5 और 3 टाइम्स हायर कैपेसिटी पंप दैट इज गिवन टू यू बाय द नेचर। लेकिन अगर मैं हार्ट को एक्सटर्नली स्टिमुलेट करूं जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, अ वेरी वेल ट्रेन्ड एथलीट कैन अचीव अ कार्डियक आउटपुट, यू विल नॉट बिलीव, अप टू 25 to 30 लीटर्स पर मिनट। ये आपके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हार्ट हर सेकंड में, हर मिनट में 75 टाइम्स, आप समझ सकते हैं एक मिनट में कितनी बार, 75 बार, एक घंटे में कितनी बार, एक दिन में कितनी बार, एक पूरे साल में कितनी बार। और इस दौरान दोनों एट्रिया एक साथ, दोनों वेंट्रिकल एक साथ, एट्रिया किससे पहले, वेंट्रिकल से, पूरी आपकी जिंदगी आपके साथ बीट करता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि साइंस, मॉडर्न साइंस इस तरह का पंप बना सकती है जो इतना कोऑर्डिनेटेड, इतने लंबे टाइम तक, इतने रेगुलेटेड मैनर में, और कभी जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा, कभी जरूरत पड़ेगी तो कम, इस तरह से काम कर सके। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट अ कॉम्प्लिकेटेड पंप यू आर हैविंग इन योर मीडियास्टाइनम। तो हमने ये कहा कि हार्ट की जो इनहेरेंट पंपिंग कैपेसिटी है वो 15 लीटर्स है, लेकिन ट्रेंड एथलीट इसको अचीव कर सकता है 25 to 30 लीटर्स। और एक बड़ी सिंपल बात यह है कि अगर आप वीनस रिटर्न को इंक्रीज करेंगे तो हार्ट का चेंबर ज्यादा भरेगा। हार्ट का चेंबर ज्यादा भरेगा तो मसल क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी, और मसल का एक रिफ्लेक्स होता है कि जितना ज्यादा आप उसको स्ट्रेच करेंगे उतना फोर्सफुली वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो अगर आपने वीनस रिटर्न बढ़ाया है तो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपकी जो मसल्स हैं अगर आपने उनमें प्रॉपर स्ट्रेंथ दी है, दिस इज व्हाट द एथलीट्स डू। सो एथलीट्स अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उनका हार्ट रेट उतना नहीं बढ़ता, लेकिन दे कैन अचीव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट विदाउट इंक्रीजिंग हार्ट रेट। मैं अगर भागना शुरू करूं तो मुझे अपना कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज करना होगा तो वो बेसिकली हार्ट रेट से करना होगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। दीज आर द फ्यू calculations that are based on the concept of the cardiac output that may come in your entrance exams.